में पार्टी के कुछ नेताओं पर मिली भगत का आरोप लगाया। गोपाल शर्मा के बयान के बाद सियासत हाई हो गई है। देखिए रिपोर्ट। क्या बीजेपी विधायकों में है तालमेल की कमी? क्या कामकाज को लेकर हो रहे हैं मतभेद? विधायक गोपाल शर्मा ने किस पर साधा निशाना? बीजेपी प्रदेश दफ्तर में मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने इशारों में ही सही बीजेपी के नेताओं को घेर लिया। गोपाल शर्मा ने इशारों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मिली भगत का आरोप लगाया। मीट की दुकानें देखेंगे, उनसे फैलने वाली महामारी देखेंगे और मीट की दुकानें वालों से सौदेबाजी करेंगे। अगर हम शराब की अवैध दुकानें देखेंगे और रफीक खान से मिलने का काम करेंगे, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और ये जो कागजी है इसके इशारे पर काम करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। विधायक गोपाल शर्मा का हमला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने रफीक खान पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी वजह से एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा। ऐसे में कोई अगर उनसे हाथ मिलाता है, उनकी कृपा में बने रहना चाहता है, तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो रह सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत नहीं रह सकते। घनश्याम जी भाई साहब, एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा, एक आदमी के कारण, रफीक खान के कारण। और उस रफीक खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तकलीफ होती है। प्रताप सिंह खाचरियावास के परिवार के ऊपर कई एफआईआर दर्ज है। विधायक गोपाल शर्मा के आरोपों का जवाब दिया रफीक खान ने। उन्होंने कहा ये उनका दर्द है क्योंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही। और सिविल लाइन का वोटर को तो वो याद रखेगी। मैंने देखा कि 3-4 बार मेरा नाम लिया, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा उनको कि वो वोटर का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बात की तो वो मुझे पूरी बात सुनने पे ऐसा लगा कि एलिगेशन कांग्रेस पे कम और बीजेपी पे ज्यादा है और बीजेपी के नेताओं पे ज्यादा है। और फिर कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही किसी चीज पे, तो सरकार भी उनकी है, कार्रवाई कराने वाले कौन है? तो ये सब बातें एक विधायक को ये पता लगना चाहिए कि मैं सरकार का विधायक हूं, हमारी सरकार है और मैं इस तरह से जवाब दूंगा तो जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी। इस बात का मैसेज उन्होंने दे दिया कि वो जनता के लिए काम नहीं करा सकते, सरकार उनकी सुन नहीं। मुझे पता लगे कौन सा है, मेरे को पता लगता ही मैं आपको बताऊंगा जरूर से कि किस बात का वो हवाला दे रहे हैं। एक और हवाला उन्होंने दिया और 1 महीने पहले उनका कुछ और बयान था उस बात पे, और कल उनके बयान में उन्होंने उसको ट्विस्ट किया। तो उनको ये कोई भी बयान देने से पहले ये देखना चाहिए कि पहले उनका क्या स्टैंड रहा है। विधायक गोपाल शर्मा के आरोपों पर प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पलटवार किया। अब आपको पूरी सरकार मिल गई फिर भी आप फेल हो गए तो हम क्या करें? इसलिए वो अपनी सरकार पे अटैक करें। हमारा नाम लेकर बीजेपी के कुछ विधायक अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाकर अपनी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और इनकी आपसी इनका मामला, क्या मामला हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमारे नाम के सारे यदि किसी एमएलए ये समझता है कि उन्हें फायदा हो जाएगा तो खूब ले, हमारा नाम, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को नहीं घेर रहे हैं, वो सरकार की हकीकत बता रहे हैं कि किसी की चलती नहीं है, न मंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न एमएलए की, ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो ये कह रहे हैं। और उससे हम भी सहमत हैं कि भाई बीजेपी के किसी नेता की, जनप्रतिनिधि की नहीं चलती है, ये ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। ये बहरहाल अपने ही नेताओं पर विधायक गोपाल शर्मा के हमले से विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिल गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गोपाल शर्मा का इशारा हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हटाई गई मीट की दुकानों और उन पर कार्रवाई को लेकर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां वक्फ बोर्ड की ओर से बोर्ड लगाने पर विवाद हो गया है। दरअसल गलता गेट इलाके के बदनपुरा का ये पूरा मामला है, जहां वक्फ बोर्ड की बोर्ड लगाने पर विवाद पनपा। सूचना पर मौके पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंच चुके हैं। मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए। जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
लोगों ने अचानक से खाली जमीन पर बोर्ड लगाने का आरोप लगाया। वक्फ बोर्ड ने कहा कि 4 महीने पहले ये बोर्ड लगाया गया था। लोगों का आरोप है ये खाली जमीन पड़ी थी, इसलिए वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया गया। और वहीं जयपुर से विधायक हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य सीधे वहां पर पहुंचे। जैसे ही सूचना पुलिस को लगी, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दोनों के बीच में समझाइश हुई। वक्फ बोर्ड की बोर्ड जिस टीम ने लगाई है, जिन लोगों ने लगाई है, और लोगों का यह दावा कि खाली पड़ी जमीन पर यह बोर्ड लगाया गया वक्फ बोर्ड का। और जो वक्फ बोर्ड का जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने कहा कि यह बोर्ड अभी का नहीं है, ये 4 महीने पहले ही बोर्ड लगाया गया था। फिलहाल दोनों के बीच में वाद विवाद चलता रहा, पुलिस समझाती रही और मौके पे विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु जुड़ गया है। विष्णु, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा जो मामला है वो गलतागेट थाना इलाके में बदनपुरा एक जगह का है, जहां पर खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाने की, यानी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस जगह बोर्ड लगाने की सूचना जो हवा महल के बीजेपी विधायक है बाल मुकुंद आचार्य उनको मिली थी। स्थानीय लोगों ने सूचना, यानी जो बीजेपी के समर्थक थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने सूचना हवा महल विधायक को दी थी। इसके बाद बाल मुकुंद आचार्य मौके पर पहुंचे अपने समर्थकों के साथ में, और इसी बीच सूचना मिलने पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। और जब दोनों पक्ष वहां पर इकट्ठा हुए, वक्फ बोर्ड को लगाने को लेकर के वाद विवाद पैदा होने लगा, तब एसीपी हरिशंकर शर्मा और गलतागेट थाना प्रभारी लिखमा राम मौके पर पहुंचे। आखिरकार बहस और काफी गहमा गहमी वहां पर हुई। तो हवा महल विधायक का ये कहना था कि कब्जा करने की नीयत से रातों रात ये बोर्ड वहां पर लगाए गए हैं। वहीं वक्फ बोर्ड का कहना था कि 4 महीने पहले ही ये बोर्ड यहाँ पर लगाए गए थे। तो फिलहाल पुलिस ने किसी भी तरीके से रातों रात को इस मामले को शांत करवाया, लेकिन मौके पर पुलिस को तैनात किया गया है। और आखिरकार अब जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तय करेंगे, जो जेडी है वगैरह नगर निगम के दस्ते जो टीमें, कि आखिरकार ये जमीन किसकी है, किसके खसरे में आती है। तो मामले की जांच है वो जो जारी है कि जमीन आखिरकार किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या फिर और सरकार की है। जी, मतलब अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो जमीन किसकी है। दावे अपने अपने दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। विधायक भी वहां पर पहुंचे थे। विष्णु, क्या रोल रहा उनका? देखिए, विधायक जब पहुंचे थे तो उनका लगातार था कि इसको हटाया जाए, यहाँ से विरोध था उनका। आपत्ति थी कि जो कब्जा करने की नीयत से या फिर किसी और तरीके से वक्फ बोर्ड इसको गलत तरीके से अपना बता रहा है, इसीलिए रातों रात ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर बोर्ड पहले नहीं था। तो इसकी सूचना मिलने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंचे थे। उनका यही कहना था कि बोर्ड पहले से वहां पर था, नया नहीं लगाया गया। तो पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार दावों में सच्चाई कितनी है। जी, तो अभी यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया था वो हटा लिया गया है या नहीं हटाया अभी? देखिए, अभी जो स्थिति है वैसी बनी हुई है, लेकिन पुलिस को जो है वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई टकराव वहां पर ना हो। और वहीं जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके आधार पर तय किया जाएगा कि आखिरकार संपत्ति किसकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर बीकानेर के देशनोक में नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नोखा में पुलिस की मौजूदगी में उनकी लड़की के साथ उसके प्रेमी ने रेप किया। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में देशनोक थाने की पुलिस। नाबालिग के परिवार के गंभीर आरोप। पुलिस की मौजूदगी में बच्ची से रेप का आरोप। ये सीसीटीवी तस्वीरें नोखा के एक होटल की हैं, जहां नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी को पुलिस लेकर पहुंची थी। तस्वीरों में साफ साफ लड़की और लड़के को देखा जा सकता है। पुलिस ने दोनों को अयोध्या में बरामद किया था, जहां से नाबालिग और उसके प्रेमी को वापस देशनोक लाया जा रहा था। आरोप है कि पुलिस ट्रेन से नोखा उतर गई, जहां एक होटल में रात बिताई गई। आरोप है कि उसी होटल में लड़की के साथ रेप हुआ। बीकानेर की देशनोक थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक नाबालिग के परिजनों ने
पुलिस की मौजूदगी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने का मामला जो है वो दर्ज करवाया है। फिलहाल इस मामले को दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि बीकानेर एसपी कावेंद्र सिंह सागर का कहना है कि जिस तरीके से आरोप नाबालिग लड़की के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं, उनसे सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि परिवार को जब बच्ची को सौंपा गया, उससे पहले नारी निकेतन और पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन उसने ऐसा कोई आरोप तब नहीं लगाया। देखिए, पीड़िता के माता पिता की तरफ से कंप्लेन दी गई है। उस कंप्लेन पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इस पीड़िता को दस्तयाब करके और CWC के सामने पेश किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने भी इसके बयान लिए थे और कोर्ट में भी इसने बयान दिए थे। तो CWC या पुलिस के बयान में या जो भी 164 के बयान हुए, उसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। क्योंकि अब कंप्लेन दी है तो इस पर भी हम लोग गंभीरता से जांच करेंगे। नाबालिग को भगाने का मामला देशनोक थाने में दर्ज है। एक तरफ उसकी जांच की जा रही है, तो वहीं इस बीच नाबालिग ने घर पहुंचने के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। आरोपों की जांच के लिए पुलिस उस होटल भी पहुंची जहां नाबालिग और उसका प्रेमी पुलिस के साथ ठहरे थे। वहां का CCTV फुटेज खंगाले गए, लेकिन अगर नाबालिग के लगाए आरोपों में सच्चाई मिलती है तो एक गंभीर मसला है। इस तरह के आरोप पुलिस के कार्मिकों पर लगे हैं, उससे तो ये कहा जा सकता है कि नाबालिग बच्ची के साथ अगर इस तरह का कृत्य किया गया है तो वह बड़े ही गंभीर है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और इधर SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग हर दिन तेज होती जा रही है और इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। सोमवार को भी राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों ने इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 सवालों के घेरे में है। एक तरफ SI की ट्रेनिंग कर रहे सफल अभ्यर्थियों के परिजन इस परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब युवा बेरोजगारों ने भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती रद्द की अनुशंसा कर दी है और माननीय AG एडवोकेट जनरल साहब ने इस बात से सहमति जता दी है, अपनी विधिक राय दे दी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। तो आखिर क्या ऐसी सरकार की मंशा है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी, RPSC से पेपर लीक के होने के बावजूद भी, जो संवैधानिक संस्था है जिनके गोपनीयता की और पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनती थी, वहां से अगर पेपर लीक होता है तो हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। सर 1 साल से हम कंटिन्यू यहाँ धरना दे रहे हैं और पीछे देखा जाए तो 3 साल से इस वैकेंसी के पीछे पड़ रहे हैं। सर ये बात छुपी नहीं है कि इस भर्ती में क्या धांधली हुई है। सर सरकार को जगना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में तो कुंभकर्ण भी जग गया था। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि अब मामले में किसी तरह की लीपापोती नहीं चलेगी और इस भर्ती में धांधली भी सामने आ चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ऐसे में इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। क्या मांग आप लोगों की? SI भर्ती को रद्द करना है, SI भर्ती को रद्द करना है। रद्द करो। इन मांगों को लेकर मैं बैठी हूँ। हाँ सर, हुआ है। परीक्षा मैडम क्या होना चाहिए? भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। RPSC के पूर्व सदस्य रामू रायका को गिरफ्तार किया गया। रामू रायका के बाद बेटा देवेश और बेटी शोभा भी अरेस्ट हुए। रामूराम रायका ने 6 दिन पहले पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रायका को पेपर RPSC मेंबर बाबूलाल कटारा से मिला था। निलंबित RPSC मेंबर कटारा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रायका के बच्चों की निशानदेही पर RPS से दिनेश प्रियंका पकड़े गए। 9 अक्टूबर को RPS से 5 ट्रेनी SI को हिरासत में लिया गया। एसओजी ने पूछताछ के बाद 4 ट्रेनी SI को गिरफ्तार कर लिया और अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
सरकार किसी भी तरीके से इस परीक्षा को रद्द करे, उन्हें न्याय दे और आने वाले दिनों में सरकार का फैसला क्या होगा, मुख्यमंत्री का फैसला क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने सरकार के साथ ही बीजेपी के संगठन में उनके योगदान की सराहना करते हुए उन्हें एक मेहनती नेता बताया। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए 300 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। सहकारिता मंत्री के रूप में उनके काम मील का पत्थर साबित हुए हैं। ऐसी बात सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के द्वारा शब्दों के जरिए जन्मदिन की बधाई देते हुए पिरोए गए हैं। तो 60 साल के गृह मंत्री अमित शाह हो गए हैं और उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्लीट करेंगे और 61 ईयर में प्रवेश करेंगे। अमित भाई का जन्म मुंबई में हुआ था और अमित भाई का जन्म शरद पूनम के दिन हुआ था, इसलिए अमित भाई के परिवार में, मित्रों में अमित भाई को पूनम के नाम से लोग बुलाते हैं। अमित भाई बचपन से ही एक अलग स्वभाव के थे। पढ़ने के साथ साथ वो जो भारतवर्ष के महापुरुष हुए, जिन्होंने अलग अलग वीर सावरकर और ऐसे अनेक जो देश के लिए काम करने वाले हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा और उन जीवन चरित्र में पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई। गुजरात के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि अमित भाई हम जैसे नेता गुजरात में पैदा हुए और उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में, जब भी हमारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन थे, कई नए उस टाइम पे माधुपुरा करके एक यहाँ स्कैम हुआ था, उसकी वजह से पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर प्रॉब्लम में आ गया था। उसी टाइम पे उन्हीं दीर्घ दृष्टि और उनकी आगे की सोच और काम करने का जो उनका रवैया है, उसकी वजह से उस टाइम पे कोऑपरेटिव सेक्टर पूरा बच गया था। और उन्होंने क्या किया था, समझो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कोई डायरेक्टर को फाइनेंस नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्टर या उसके रिलेटिव को, वो उस टाइम पे उन्होंने गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी साहब ने वो सुधारा करके आज अभी गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक के रूल्स में है, मगर उन्होंने 2002 में गुजरात में पहला स्टेप ये लिया था। और उस टाइम पे माधुपुरा के टाइम पे उन्होंने रिजर्व बैंक के साथ जो नेगोशिएशन करके नए रूल्स बनाए, उसकी वजह से आज भी हमारा गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर जो आज अभी तो वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्टर होने के बाद 54 से ज्यादा आयाम नए लाए। और इधर करवा